हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। और ये डायरेक्ट मेथड कहाँ के हैं बच्चों? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग डायरेक्ट मेथड का कैसे यूज करते हैं। बच्चों, हमारे जो आपके पहले वीडियो लेक्चर्स है उसमें आप देख चुके हैं कि हम लोग यूलर्स इक्वेशन से फंक्शनल जो हमारा गिवन होता है उसका हम लोग एक्सट्रीमल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये डायरेक्ट मेथड्स हैं, यहाँ पर आपको जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या डिफरेंशियल इक्वेशन कहें, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल दिया गया होगा उसका जो एक्सट्रीमल्स हम लोग निकालते हैं यूलर्स इक्वेशन से, यहाँ पर हम लोग यूलर्स इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बिना यूलर्स इक्वेशन का यूज करें जिन मेथड से हम लोग उस फंक्शनल का या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं, वो सभी मेथड्स हमारे डायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। ओके बच्चों, ये जो डायरेक्ट मेथड्स हैं इनसे जो हमारा आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। yx की जो वैल्यू होती है, सलूशन की जो वैल्यू होती है, वो हमारा अप्रोक्सीमेट मीन्स लगभग आंसर आता है। जबकि यूलर्स इक्वेशन या कहें यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन से हमको एग्जैक्ट सलूशन या एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तो बच्चों, एक बात तो आपको दिमाग में चली गई क्या? यूलर इक्वेशन से हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर मिलता है और जो ये डायरेक्ट मेथड्स हैं इनसे हम लोगों को अप्रोक्सीमेट सलूशन मिलता है। इन डायरेक्ट मेथड्स में हम लोग एक सलूशन अपने मन से लेट कर लेंगे, एक ट्रायल सलूशन अपने मन से हम लोग ले लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा वर्कआउट करेंगे। इसमें हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है डायरेक्ट मेथड में, रेले रिट्ज मेथड या जिसको रिट्ज मेथड भी कहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कंटेंट। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिली होगी। तो डायरेक्ट मेथड्स इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट मेथड इन वेरिएशन प्रॉब्लम। वी नो दैट द वेरिएशनल प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड एट द लिमिटिंग case of the extremum problem of a certain function of a finite variables. These variational problem can be solved by the standard method for finding the extremum of a function of several variables. The extremum problem of a functional with given conditions may be solved by other methods without using Euler's Lagrange's equation। देखिए आया बेटा, द एक्सट्रीमम प्रॉब्लम जो हमको फंक्शनल की एक्सट्रीमम प्रॉब्लम जो हम लोग यूलर्स मेथड से सॉल्व करके अभी तक आए हैं उनके बारे में बता रहा है। द एक्सट्रीमम प्रॉब्लम ऑफ ए फंक्शनल विद गिवन कंडीशन में बी सॉल्व्ड बाय अदर मेथड्स, और दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे या करेंगे विदाउट यूजिंग यूलर इक्वेशन। सच टाइप ऑफ मेथड, वो जो मेथड्स है उनको हम लोग क्या कहेंगे? सच टाइप ऑफ मेथड्स आर नोन एज डायरेक्ट मेथड्स इन वेरिएशनल प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें हम लोग यूलर इक्वेशन का बिना उपयोग किए हम लोग एक ट्रायल सोल्यूशन ले लेंगे। उस ट्रायल सोल्यूशन के हेल्प से हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे। इस कारण इनको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम के। हम लोग इसमें कौन कौन से बच्चों मेथड डिस्कस करेंगे? हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे रिट्ज मेथड, और रिट्ज मेथड का ही नाम है रेले रिट्ज मेथड। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको तो केवल रिट्ज मेथड पढ़ाया गया है, कोई कहता है सर हमको रेले रिट्ज मेथड पढ़ाया गया। क्या ये दोनों मेथड सर अलग अलग हैं कि सेम है? तो बेटा इसका आंसर ये है कि ये दोनों मेथड ये सेम है, और दो मेथड नहीं, केवल एक ही मेथड है। यहाँ पर एक रेले भी साइंटिस्ट हुए हैं और रिच भी साइंटिस्ट हुए हैं, दोनों ने मिलकर इस मेथड का डिस्कवर्ड किया है। तो इस कारण इसका नाम रेले रिट्ज मेथड होता है। चूंकि इसमें रिट्ज ने ज़्यादा काम किया है इसलिए कभी कभी इस मेथड को रिट्ज मेथड भी कह देते हैं। ओके,
तो रिट्ज मेथड या रेले रिट्ज मेथड आर द सेम मेथड। तो पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, एक तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा गैलरकिन्स मेथड। जो ये सेकंड मेथड हमारा गैलरकिन्स मेथड है, ये भी बेटा डायरेक्ट मेथड में आता है। थर्ड मेथड है हमारा लीस्ट स्क्वायर्स मेथड और फोर्थ मेथड है कोलोकेशन मेथड। ये चारों मेथड का हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रिट्ज मेथड का या रेले रिट्ज मेथड का। इसके बारे में हम बताएंगे कि रिट्ज मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग इसकी वर्किंग स्टेप याद कर लें तो कोई भी क्वेश्चन हमारा इसका आए रेले रिट्ज मेथड डायरेक्ट मेथड से करने के लिए, तो हम लोग बड़ी आसानी से उसको कंप्लीट कर पाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टूल है रिट्ज मेथड, जिसमें हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहें या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कहें, या जो हमारा फंक्शनल दिया होता है उसको बड़े आसानी से वैल्यू हम लोग इसका सलूशन अप्रोक्सीमेट सलूशन निकालते हैं। नाउ हियर we can describe Ritz method. This method was introduced by mathematician W. Ritz in 1908. This method is also called Rayleigh-Ritz method. By Ritz method, we can find approximate solution to given boundary value problem, or to say that we can find approximate solution of given differential equation with given conditions. Now we can here write the working steps of Ritz method. बच्चों ये जो हमारी वर्किंग स्टेप है, अगर आप इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप रिट्ज मेथड का आए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 100% आप उस क्वेश्चन का सलूशन कर पाओगे। तो वर्किंग स्टेप्स बेटा क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1 स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे वर्किंग स्टेप में, द वर्किंग स्टेप ऑफ रिट्ज मेथड। स्टेप नंबर 1, लेट वी हैव ए गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और टू से दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी। ओके। स्टेप सेकंड, लेट अस टेक ट्रायल सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। अपने मन से हम लोग एक ट्रायल सॉल्यूशन मान लेंगे, और वो कैसे मानेंगे इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। yx इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, and use boundary condition. In this solution we can find some constant values. Okay. Step number 3, we find functional i(yx). बेटा फंक्शनल क्या होता है, i(yx) लिखते हैं तो we can find functional i(yx) x0 to x1 इंटीग्रेशन f x comma y dash dx means here f is a function of वेरिएबल x y and y dash। बेटा एक फंक्शनल हमको अपने मन से लिखना है या लेट करना है, और वो फंक्शनल कैसे अपने मन से लिखेंगे या कैसे लेट करेंगे, ऐसा फंक्शनल हमको लिखना है जो इक्विवेलेंट हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऐसा फंक्शनल हमको डायरेक्ट अपने मन से लिखना है जो इक्विवेलेंट हो, जो हमारा क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन हो। हिंट आपको दे रहे हैं कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे हम लोग फंक्शनल कि जब उस पे हम लोग यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करें। याद रखिएगा बच्चों, जब हम लोग यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करें उस पे, तो वो गिवन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो बन जाए। हम आपको एक अभी जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें एक मैजिक फंक्शनल आपको दे देंगे। 90% या 99% जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल उनमें एग्जैक्ट वही फंक्शनल वर्कआउट होगा, बस उसमें आपको प्लस माइनस साइन का चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वीकेएम पॉइंट पे आप बने रहिएगा, आपको मैजिक फंक्शनल अभी मिलने वाला है जिसको आप याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वही हम फंक्शनल लिखेंगे, बस प्लस माइनस का जो साइन है उनका बस फर्क करना होगा। तो ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ अगला स्टेप 4,
पुट वैल्यू ऑफ, अब ये जो फंक्शनल आया है उसमें बेटा y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू पुटअप कर दें इस i में, और ये जो i है फिर इसको इंटीग्रेट कर दें। क्या समझे? ये जो हमारा फंक्शनल हमने रिलेट किया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हम लोग y डैश की वैल्यू पुट कर दें। और ये कहाँ से पुट करोगे? ये बेटा हम लोग पुट करेंगे अपना जो अप्रोक्सीमेट ट्रायल सोल्यूशन माना है वहां से, क्योंकि y ही तो हम लोगों ने yx ही तो ट्रायल सोल्यूशन माना है, तो वहां से y लिखेंगे, पुट करेंगे, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करके y डैश आएगा उसको पुट करेंगे। और जैसे पुट करके इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो i आएगा बेटा i, वो क्या होगा? वो इक्वल टू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इस टाइप से कुछ आएगा, i इक्वल टू 1/6 c1 प्लस 2/19 c1 स्क्वायर। इस टाइप का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेशनरी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन इज डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी आई बाई एक्स तो है नहीं, यहाँ पे वेरिएबल हमारा C1 का काम करेगा, तो डी आई बाई डी C1 इक्वल टू 0 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई है बच्चों, इसको कहाँ पुट कर देंगे? इसको आप पुट कर देंगे अपने ट्रायल सोल्यूशन में, और जैसे ट्रायल सोल्यूशन में एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल गया। वी गेट आवर आंसर, और वी गेट आवर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बाय रेले-रिट्ज मेथड। आई थिंक ये वर्किंग स्टेप आप लोग समझ गए होंगे। इनको अपनी कॉपी में बेटा नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। हर क्वेश्चन में सेम यही वर्किंग स्टेप्स लगेगी। हम आपको एक बार 1 2 3 करके फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये वर्किंग स्टेप्स हैं रेले-रिट्ज मेथड की। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रेले-रिट्ज मेथड। आपको ये कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप से। आप चाहे जितने आप YouTube चैनल पे देखेंगे बच्चों, ये इस टाइप का आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप वर्किंग स्टेप्स आपको नहीं मिलेंगी। स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6, बस इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेले-रिट्ज मेथड का, ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाएं। तो बच्चों चलिए लेते हैं हम लोग वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेले-रिट्ज मेथड का, और उसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन रेले-रिट्ज मेथड, और टू से दैट ऑन रिट्ज मेथड। सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश माइनस y प्लस x इक्वल टू 0 for 0 less than equal to x less than 1, and the conditions is y0 equal to y1 equals to 0 by Rayleigh-Ritz method। बच्चों यहां पे देखो बेटा एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मींस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप CFPI मेथड से भी पहले क्लासों में आप लोग निकाल चुके होंगे, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करके, रेले-रिट्ज मेथड का यूज करके इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो रेले-रिट्ज मेथड का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा जो गिवन है फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस y प्लस x इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। Here we given that 0 less than x less than 1 means our integration limit is 0 to 1. Our conditions are y0 equal to 0 and y1 equal to 0. ये वाला जो नंबर है वो x का काम करेगा, और ये वाला जो नंबर है वो y का काम करेगा। इक्वेशन 2 बेटा इसको हम लोग लेट कर लेते हैं बाय रेले-रिट्ज मेथड। और रेले-रिट्ज मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायल सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर ए अप्रोक्सीमेट और ट्रायल सोल्यूशन। y इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। याद कर लो बेटा इसको, रेले-रिट्ज मेथड में ये सोल्यूशन आपको लेट करके चलना होगा।
तो y इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। नाउ ये आपका जो सोल्यूशन आपने लेट किया है, इसमें जो आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशंस दी गई हैं उनका यूज कर लीजिए। तो इसमें y0 इक्वल टू 0 का यूज करें और y1 इक्वल टू 0 का यूज करें। तो y0 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू बेटा 0 इसमें पुट करो और y की वैल्यू भी 0 पुट करो। तो ये y की वैल्यू 0 और ये सी नॉट प्लस x की वैल्यू 0 पुट करने से ये भी 0 टर्म और ये पुट करने से ये टर्म भी 0 हो जाएगा। यहां से हम लोग सी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सी नॉट की वैल्यू 0 निकल के आ गई। सेकंड कंडीशन का बच्चों यूज करते हैं हम लोग। तो सेकंड कंडीशन का जैसे हम लोग यूज करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आएगी। तो 0 इक्वल टू सी नॉट और x की वैल्यू 1 तो c1 प्लस c2। तो यहां से बेटा निकल के आएगा c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो c2 की वैल्यू c1 के टर्म्स में निकाल लीजिए तो c2 इक्वल टू माइनस c1। तो c नॉट 0 और c2 माइनस c1 है। ये जो हमारा ट्रायल सोल्यूशन था उसमें बेटा वैल्यू पुट कर दें, पुट कर दीजिए तो आया y0 प्लस c1x माइनस c1x स्क्वायर। तो यहां से बेटा ये हमारा ट्रायल सोल्यूशन मिल गया ये, और यहां से अगर c1x कॉमन ले लें तो ट्रायल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू c1x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्या लिखा है समझना बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आंसर। आंसर आपका आ चुका है, यहीं से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है। बच्चे कहेंगे अरे सर इतना छोटा सा आंसर, ये कैसे रेले-रिट्ज मेथड है। हाँ बेटा यही रेले-रिट्ज मेथड है, आंसर हमारा आ गया। बस हमको एक काम करना बाकी रह गया है, वो है C1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आपके पास जादू होता और C1 की वैल्यू जादू से रख देते तो यहाँ पे C1 की वैल्यू जादू से रख दो और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यही हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन या आंसर होगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके लेकिन यहां तो हमको अब C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आगे का जो प्रोसेस है वो C1 की वैल्यू फाइंड करने का ही प्रोसेस है रेले-रिट्ज मेथड में। तो दिस इज आवर आंसर बट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C1। आई थिंक बिल्कुल आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही हैं। तो रेले-रिट्ज मेथड से हमने ट्रायल सोल्यूशन माना और हमारा आंसर भी आ गया और यहीं से हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट होने के कारण इसकी वैल्यू जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो रेले-रिट्ज मेथड में कैसे इसको निकालते हैं ये अब आगे का प्रोसेस है बच्चों। लेट अस टेक और फाइंड, बेटा बात को समझिएगा। लेट अस टेक या तो हम ले लें और फाइंड या तो फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, फंक्शनल। या तो जादू से आप फंक्शनल ले लो या तो टेक कर लो। और कौन सा फंक्शनल, I/Y/X सच दैट इट इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ऐसा अपने मन से या कहीं से लिख के या कुछ भी करो, एक ऐसा फंक्शनल आई लिखो जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ये तो बेटा बदलती रहेगी हर सवाल में, ठीक है, तो बदलती रहती है तो बदलने दो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो ऐसा फंक्शनल हमको लिखना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शनल लिखो जिसमें हम यूलर्स लेग्रांजेस इक्वेशन लगाएं तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। ये है इक्विवेलेंट का मतलब। तो अपने मन से ये जो मैंने फंक्शनल अभी लिखने जा रहा हूं उसको आपको याद कर लेना है। तो द फंक्शनल इज, फंक्शनल कैसे लिखते हैं बेटा इतना तो याद हो गया होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 से x1 f x कामा y डैश का फंक्शन dx। या शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 थी तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f dx। अब आपको f चाहिए तो f क्या चाहिए बेटा, तो f ये याद कर लो, लर्न। और जैसे ये लिखा है सेम वैसे याद कर लो, ये है हमारा मैजिक फंक्शनल, जिसको आप याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए बस प्लस माइनस का फर्क करके हम लोग वो फंक्शनल उसके
इक्विवेलेंट टू डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये क्या याद करना है आपको, लर्न करो। ये लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन इजी तौर पे हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैपिटल एफ इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, लर्न कर लो। ठीक, कैसा है फिर से मैं रिपीट करता हूं, एफ इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, ये हमारा फंक्शनल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके ये इक्विवेलेंट है। तो इसको हमने याद कर लिया। अब ये जो हमने अपने ये डायरेक्ट लिखा है बेटा, याद रखना। आपको लगेगा सर ये कहां से आ गया, कहां, इसको लर्न कर लो, डायरेक्ट लिखो। अभी कैसे हम इसको बनाएंगे ये अभी आपका जो प्रोसेस है वो बता देंगे। अभी तो आपको मैंने मैजिक बताया कि इसको याद करना है, याद कर लो। याद हो गया, क्वेश्चन आए फटाफट लिख दो। और ये क्यों इक्विवेलेंट है या कैसे हम लोग इसको निकालते हैं ये अभी हम आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, पुट द वैल्यू इन दिस एफ, देन वैल्यू इज आई इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आई इक्वल टू 0 to 1 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर dx। ये इक्वेशन बेटा 4 मान लीजिए। बस हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाली इक्वेशन को। कैसे, 2x और यहाँ पे ट्रायल सोल्यूशन y रख दीजिए, माइनस ट्रायल सोल्यूशन y का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस जो ट्रायल सोल्यूशन है उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए। और जब ये सभी टर्म्स आ जाएंगे उसको इंटीग्रेट कर दीजिए इन द लिमिट 0 to 1, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा i की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ये जो मैजिक फंक्शनल हमने लिखा है, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे इसकी इक्विवेलेंट है। तो बेटा ये जो हमारा फंक्शनल है, अगर इस पे हम लोग यूलर्स इक्वेशन लगाएं और यूलर्स इक्वेशन लगाने के बाद यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो फिर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है या दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा ही फंक्शनल हमको एग्जाम में लिखना है। तो ये यूलर्स इक्वेशन लगाएं और ये मिल जाए तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या इक्विवेलेंट हैं। तो चलिए इस पे यूलर्स इक्वेशन लगाते हैं और देखिए बेटा क्या होता है। हमने आपको यहाँ पे जो ये प्रोसेस दिया है इसको हमने लिख दिया है रफ वर्क। ठीक, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट बेटा ये फंक्शनल लिख देंगे और फटाफट अपना काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख देना है रफ वर्क। तो बिकॉज या वेरिफिकेशन, ये जो हमने फंक्शनल लिया है उसका कारण क्या है, बिकॉज, व्हाट इज द रीजन, या कहें व्हाट इज द वेरिफिकेशन दैट दिस फंक्शनल इज इक्विवेलेंट टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रफ वर्क है, एग्जाम में आप कर भी सकते हैं और नहीं भी करिए, डायरेक्ट आप फंक्शनल सीधे लिखिए। तो बेटा हमारा फंक्शनल क्या हमने चूज किया है, मैजिक से क्या याद किया, एफ इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। लर्न कर लो, यही फंक्शनल हमारा आगे के लिए मैंने यहाँ देखो छोटा छोटा लिखा है, इसमें प्लस माइनस का चेंज कर दें या कुछ कांस्टेंट 1 जो 2 1 2 ये हैं इनको कुछ चेंज कर दें इसी फंक्शनल में, तो हमारा अदर क्वेश्चन का फंक्शनल बन जाएगा जो उस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट होगा। तो बाय यूलर्स इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमल्स इज एफ वाई माइनस डी डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0। अब बेटा इस पे लगाइए यूलर्स इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए एफ वाई है, मीन्स इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2x आया वाई का 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2i। ठीक है, और वाई डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट टर्म बनेगा तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट का मतलब है टेकिंग एक्स एंड वाई डैश ऐसे कांस्टेंट टर्म। माइनस डी डी एक्स बेटा लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। अब इस पूरे फंक्शनल को वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे ये तो पूरा कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि वाई डैश है नहीं तो ये वैल्यू आएगी 0। ये भी वाई डैश यहाँ पे है नहीं तो वैल्यू इसकी 0। यहाँ पे वाई डैश है तो वाई डैश का स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 2i डैश। तो माइनस 2i डैश, इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा 2x माइनस 2i माइनस डी डी एक्स माइनस 2i डैश इक्वल टू 0। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस,
इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, और सिंपल फॉर्म में लिखें तो y डबल डैश माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आई है यही तो हमको क्वेश्चन में दी गई थी, y डबल डैश माइनस वाई प्लस एक्स। इसका मतलब यूलर्स इक्वेशन उस फंक्शनल पे मैंने लगाया तो हमको हमारे क्वेश्चन की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो वही फंक्शनल हमारे क्वेश्चन के लिए राइट या जस्टिफाइड फंक्शनल होता है, जिसको हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके आगे हम लोग वर्किंग करेंगे। ओके, सो functional is equivalent to our differential equation in the reference of Euler's equation। तो बेटा ये उसका वेरिफिकेशन हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए ये फंक्शनल याद करिए, कैपिटल एफ इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, ये हमारा मैजिक फंक्शनल है। बस इसमें प्लस माइनस का जहां चेंज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होगा उसके लिए हमारा फंक्शनल तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रफ वर्क हो गया, यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब यहां पर हम लोग y की वैल्यू और y डैश की वैल्यू पुटअप करनी है हमको। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रैकेट 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर dx, दिस इज अवर इक्वेशन 4। पुट इन इक्वेशन 4 अवर ट्रायल सोल्यूशन 3। जो हमारा ट्रायल सोल्यूशन 3 है उसको 4 में हम लोग पुट करते हैं। मतलब हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, मीन्स y इक्वल टू c1x माइनस c1x स्क्वायर, ये पुटअप करिए। और y डैश इसका क्या आएगा, y डैश इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो c1 माइनस 2c1x, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन, तो ये y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, और ये y डैश की वैल्यू यहां पुट करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा करिए, ये तो आपका जो काम है ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, तो सारे बच्चे फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने पुट कर दिया i इक्वल टू 2x, ये y की वैल्यू, माइनस ये y का स्क्वायर और माइनस ये y डैश का स्क्वायर dx। बस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए, यहां से 2x इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 2x c1x स्क्वायर, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस c1, तो 2c1x क्यूब, ठीक, माइनस ये रहा ये वाला माइनस, और ब्रैकेट अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा c1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर x के पावर 4, और बीच में माइनस है तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो 2c1 स्क्वायर x क्यूब, फिर ये माइनस, देखिए ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ लगा दिया, फिर इसका होल स्क्वायर खोल दें बेटा तो c1 स्क्वायर और फिर प्लस इसका स्क्वायर तो 4c1 स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स लिखें तो माइनस 2 2 जा 4 c1 स्क्वायर इंटू एक्स dx, ठीक। अब क्या करें बेटा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सारे टर्म एक साथ लिख दें तो ये सारे टर्म्स आपके आ जाएंगे। बताएं क्या ऐसा सब लोग कर पाएंगे? आई थिंक सारे बच्चे हमारे कर लेंगे। तो ये बेटा वैल्यू आ गई। अब नाउ इंटीग्रेट ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सभी टर्म एक्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। तो देखिए 2 ये है 2c1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2c1 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 बाय 4 माइनस c1 स्क्वायर ये कांस्टेंट था और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस c1 स्क्वायर ये था और एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 5 बाय 5 प्लस 2c1 स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 बाय 4, इसका इंटीग्रेशन, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है बेटा, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स होता है। तो देखिए माइनस c1 स्क्वायर ये और इंटू एक्स माइनस 4c1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 4c1 स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स हमारी क्या लगेंगी बेटा 0 to 1, तो लोअर लिमिट हमारी क्या है बेटा, लोअर लिमिट हमारी है 0 और अपर लिमिट हमारी क्या है बेटा 1।
तो लगा दीजिए बेटा लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो क्या वैल्यू आएगी, तो अब पहले आई इक्वल्स टू अपर लिमिट 1 रख दीजिए पूरा, तो जहां 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 एक्स है सब जगह 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 तो 1/3, यहाँ पे 1 तो 1/4, यहाँ पे 1 तो 1/3, यहाँ पे 1 तो 1/5, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1 तो केवल c1², यहाँ पे 1 रख देंगे x की जगह पे तो -4c1²/3, और यहाँ पे 1 रख देंगे तो 4c1²/2। ठीक, तो ये देखिए सारे टर्म्स हमने लिख दिए यहाँ तक, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस ये माइनस, अब 0 पुट करिए, तो देखिए यहाँ पे 0, x की जगह 0 पुट करना है बेटा, ये लोअर लिमिट x की जगह 0, तो ये 0 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 ये 0, सब जगह x है, तो जैसे सब जगह x की वैल्यू 0 करेंगे तो सारे टर्म्स आपके क्या बन जाएंगे, देखिए 0 लिखा है मैंने, सारे टर्म्स आपके लोअर लिमिट के 0 बन जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो C1 कांस्टेंट और C1² कांस्टेंट, ये दो टर्म है बेटा बस, तो एक में C1 लेके कॉमन ले लीजिए, तो देखिए इसकी वैल्यू C1 आ जाएंगे, एक ये C1 एक ये C1, तो 2/3 - 1/2 प्लस अब C1² बेटा कॉमन ले लीजिए इन पूरे में से, तो ये नंबर्स जो हैं ये कांस्टेंट है वो आ जाएंगे। चलिए करिए फटाफट यहाँ तक करिए। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 से ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गए 2 आ गया, ये 2 और 4 कैंसिल हो गए नीचे 2 आ गया। ठीक, तो C1 कॉमन ले लेते हैं तो ये कांस्टेंट, और C1² कॉमन लेंगे तो ये कांस्टेंट। बेटा इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, तो पूरे का एलसीएम लोगे तो आएगा -11/30। फटाफट करके देखो, मैच कराओ बेटा। आई थिंक बहुत बच्चों का आ गया होगा, अब तक सॉल्व कर लिया होगा, बच्चे हमसे फास्ट हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 1/6। अब मैंने देखिए आपको जो वर्किंग रूल बताया था उसमें कहा था जब हम लोग आई को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी कांस्टेंट में, तो देखिए मिली कि नहीं मिली, मिल गई। तो वर्किंग रूल मैंने बताया था कि आई को इंटीग्रेट करके जैसे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कांस्टेंट में मिल जाएगी, तो देखिए मिल गई। अब स्टेशनरी वैल्यू निकाल लीजिए, मीन्स इस C1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फॉर स्टेशनरी वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, d/dx इक्वल टू 0, तो y तो है नहीं तो यहाँ पे तो di होगा, और कांस्टेंट कौन, वेरिएबल कौन है C1, तो di/dC1 इक्वल टू 0। अब बेटा ये हमको काम करना है, I इक्वल टू 1/6 C1 - 11/30 C1² प्लस फॉर स्टेशनरी वैल्यू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इज d/dx इक्वल टू 0 मीन्स di/dC1 इक्वल टू 0 बिकॉज हेयर द वेरिएबल इज C1। ओके, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दें C1 के रिस्पेक्ट में, तो di/dC1 इसकी जगह पुट कर रहे हैं बेटा, ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर रहे हैं, ये कंडीशन होती है, इसको लर्न कर लीजिए। फॉर मैक्सिमम मिनिमा d/dx इक्वल टू 0 मीन्स d/dx इक्वल टू 0 होता है बेटा, तो यहाँ पे y तो है नहीं, y की जगह i है तो di, और x की जगह क्या है C1, तो di/C1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो 1/6 और C1 का आ जाएगा 1, माइनस इसको डिफरेंशिएट करिए, क्यों, क्योंकि तो di/dC1 लिखा है, तो -11/30 और C1² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2C1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 1/6 - 11/15 C1, क्योंकि 2 से ये कैंसिल होकर 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, C1 की वैल्यू आ जाएगी 5/22। चलो देखो कितने बच्चों का आया, फटाफट बताओ कमेंट में, फटाफट बताओ कि सर हमारी वैल्यू यही आ गई है जो हम लोगों ने सॉल्व की है। फटाफट कमेंट जरूर करें कि C1 इक्वल टू 5/22 इज राइट और रॉन्ग। तो C1 की वैल्यू आ गई 5/22, कमेंट में जरूर बताएं। अब ये जो C1 की वैल्यू आई है, ये जो हमारा ट्रायल सोल्यूशन था y इक्वल टू C1x माइनस C1x², ये ट्रायल सोल्यूशन था, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। और जैसे आप पुट कर देंगे तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ये आंसर आ चुका था हमारा, केवल C1 निकालना था। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1। ठीक है, और बस हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया रेले रिट्ज मेथड से, या कहें रिट्ज मेथड से।
अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया है। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिट्ज मेथड और सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय रिट्ज मेथड। तो जल्दी जल्दी पुट करें। तो C1 की वैल्यू, तो देखिए C1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो y इक्वल टू C1x इंटू 1 माइनस एक्स, और C1 की वैल्यू पुट करते हैं 5/22। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा रेले रिट्ज मेथड्स का वो क्या आ गया, y इक्वल टू 5/22 x 1 माइनस एक्स। This is our final solution for Rayleigh-Ritz method. This is approximate solution of given boundary value problem. फिर मैं आपको एक बात पॉइंट आउट कर रहा हूं बेटा, ये हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। अगर हमको एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर करना पड़े तो आपको यूलर्स लेग्रांजेस इक्वेशन इसी क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी और उसका एक्सट्रीमल्स निकालना पड़ेगा। तो जो एक्सट्रीमल्स हमारा yx आएगा वही बेटा एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या कह देते हैं, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालिए और एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकालिए और दोनों को कंपेयर करिए। तो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन तो आपका ये आ गया रेले-रिट्ज मेथड से, एग्जैक्ट सोल्यूशन यूलर्स लेग्रांजेस इक्वेशन लगा दीजिए तो एक्सट्रीमल्स मिल जाएंगे, हमको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलता है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप हमारा देख लीजिए, उसमें सभी एग्जैक्ट सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं यूलर्स लेग्रांजेस इक्वेशन में उसके एक्सट्रीमल्स निकाल के। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज आवर कंप्लीट। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस सम practice problems of Rayleigh-Ritz method. These our practice problems are also so very important, and also we have given the hints of every question and solution of every question to discuss and learn about the question. Here are the some practice problems of Rayleigh-Ritz method. Our first problem is very important. Solve the boundary value problem y double dash plus y plus x equal to 0. The given interval is 0 less than x less than equal to 1. And our conditions is y0 equal to y1 equal to 0 by Rayleigh-Ritz method. Okay, the answer hint बेटा नोट करिए, क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है। लेट वी टेक फंक्शनल। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे तो एक ट्रायल सोल्यूशन मान लेना। तो ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा बेटा, yx इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। ये तो ट्रायल सोल्यूशन ले लीजिएगा। ये जो कंडीशंस हैं इस पे पुट कर दीजिएगा। तो कुछ कांस्टेंट्स आपके इवेलुएट हो जाएंगे, जो कांस्टेंट हमारा बच जाएगा उसको आगे के प्रोसेस से हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। अब जो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके इक्विवेलेंट एक फंक्शनल आपको लिखना है, नॉट ए फंक्शन, इट ए फंक्शनल आपको लिखना है जो इसके इक्विवेलेंट हो। और कैसे इक्विवेलेंट हो कि उस फंक्शनल का अगर यूलर्स इक्वेशन हम लोग निकालें तो हमारा यही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। तो मैंने आपको एक मैजिक लर्न कराया था, फंक्शनल 2xy माइनस या प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। ठीक, अब बस आपको यहां पर प्लस माइनस का चेंज करना है और देखिए ये हमारा इसके अकॉर्डिंग टू सेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है 2xy। अब जरा देखना बेटा, ध्यान से कुछ देखना, हमको एक टर्म x का मिल रहा है। ठीक, तो x का मिल रहा है लेकिन हमको तो fy रहता है यूलर्स इक्वेशन में। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और x बच भी जाए, इसका मतलब एक टर्म हमारा xy होना चाहिए। ठीक, फिर प्लस में y आ रहा है, प्लस में y, तो प्लस में y आने का मतलब अगर y स्क्वायर हम ले लें बेटा, प्लस का, माइनस का नहीं, प्लस का y स्क्वायर ले लें तो जब इसका हम लोग यूलर इक्वेशन से fy निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस 2y। ठीक, चूंकि यहाँ पे प्लस 2y आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट 2x लेना पड़ेगा, तो ये 2x हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए ये जो ये y डबल डैश आ रहा है ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा
माइनस डी डी एक्स होता है। चूंकि ये माइनस बाहर लगा है तो अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग यहाँ पे माइनस चाहते हैं, तो माइनस चाहने का मतलब यहाँ पे हम लोग वाई स्क्वायर वाई लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा और वाई डैश स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो -2y डैश आ जाएगा और 2 सबसे कैंसिल होके ये इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए ये मैजिक फंक्शनल, बस प्लस माइनस का साइन का आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस, और यही वही मैजिक फंक्शनल है जो मैंने आपको याद कराया था। तो f इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर ये लिख लिया, बस प्लस माइनस का हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से चेंज कर लिया है। और ये फंक्शनल आप रख देंगे, चूंकि लिमिट हमारी 0 से 1 है तो i इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1 f dx, और f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए आ गया। बट ट्रायल सोल्यूशन से y की वैल्यू यहाँ और y डैश की वैल्यू यहाँ पुट करो, स्क्वायरिंग कर दो और इंटीग्रेट करके 0 से 1 अपर लोअर और अपर लिमिट लगा दीजिएगा, तो आपका जो सोल्यूशन मिल जाएगा वो ये आएगा आपका सोल्यूशन। तो नोट कर लीजिए, देखिए मैंने कहा था एवरी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी है इसको आप वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर पहले क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका यही आंसर है। अब ये जो आंसर आया है बेटा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। कैसा सोल्यूशन है? अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है बाय रेले-रिट्ज मेथड से। सेकंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट करना है आपको बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, find the approximate solution of the problem of the minimum of the functional I yx equal to 0 to 1 y dash square minus y square minus 2xy dx. The condition is y0 equal to y1, y0 equal to y1 equal to 0 and compare it with exact solution. ये क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिए बच्चों। यहाँ पे बेटा देखो एक लिखा है वर्ड रेले-रिट्ज मेथड, इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। क्या यहाँ पे रिट्ज मेथड लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, और जैसे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लिखा है वर्ड तो आपको इसका मतलब रेले-रिट्ज मेथड लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फंक्शनल दिया गया है आई वाई एक्स। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि आपको रेले-रिट्ज मेथड लगा के इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरा फिर क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आपको चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए आपको इस फंक्शनल पे ये एफ है बेटा अपना, इस फंक्शनल एफ पे आपको कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? आपको लगानी पड़ेगी यूलर्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एफ वाई माइनस डी डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0, ये आपको लगानी पड़ेगी यूलर्स इक्वेशन, और इससे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने का है, तो रेले-रिट्ज मेथड में अब एक इसमें फायदे की वाली बात है। क्या है बताओ फायदा? बेटा आपको जो फंक्शनल हम लोग लिखते नहीं थे मैजिक फंक्शनल, हमने वर्ड नाम दिया है बेटा मैजिक फंक्शनल, जिसको आप याद करके सभी क्वेश्चंस कर लेते हो। तो मैजिक फंक्शनल अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैजिक फंक्शनल ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको मतलब ही नहीं, क्योंकि उसी की इक्विवेलेंट ये हमारा है ही है। ठीक, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायल सोल्यूशन ले लो। एक ट्रायल सोल्यूशन ये बेटा हमारी आंसर की हिंट है। द वर्ड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन गिवन, सो वी यूज रेले-रिट्ज मेथड। हेयर फंक्शनल एफ इज ऑलरेडी गिवन, देखो फंक्शनल एफ दिया गया है तो मैजिक फंक्शनल हमको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा फंक्शनल मैजिक फंक्शनल है इन दिस इंटीग्रल। सो नो एक्स्ट्रा वर्क, हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है उस मैजिक फंक्शनल को निकालने के लिए, क्योंकि हमारा मैजिक फंक्शनल ऑलरेडी गिवन है। टेक ट्रायल सोल्यूशन दिस, ये ले लीजिए। फॉलो द प्रोसेस ऑफ रेले-रिट्ज मेथड, जो रेले-रिट्ज मेथड के हमने 6 प्रोसेस आपको बताए हैं उनको बेटा फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद जो हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आएगा वो आएगा वाई एक्स इक्वल टू 5/18 एक्स 1 माइनस एक्स, ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। तो एक काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए यूज यूलर थ्योरम फॉर एक्सट्रीमल्स, और ये थ्योरम बेटा यूज कर लीजिए।
करने के बाद में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आंसर आपका yx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन 1 माइनस एक्स। बेटा ये आएगा आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब कहोगे सर यहाँ पे साइन 1 आ रहा है, साइन 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं उनका जब यूज करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो साइन 1 के इक्वल आ रही है, और वो साइन 1 उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन हो गया yx इक्वल टू साइन एक्स बाय साइन 1 माइनस एक्स बाय यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वीडियो नंबर 1, 2, 3 आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के हमारे देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन भी इसी में था बेटा, आप गौर नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन भी था कि आपको देखिए लिखा है कंपेयर भी करना है, एग्जैक्ट निकाल लिया, ऊपर अप्रोक्सीमेट निकाल लिया, अब इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का मतलब है कि आपको एक वर्टिकल टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें एक्स की वैल्यू होंगी, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन yx होगा और एग्जैक्ट सोल्यूशन yx होगा। x की वैल्यू हम लोग कुछ दे देंगे और x की वैल्यू देने से हमारे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि एग्जैक्ट सोल्यूशन से कितनी वैल्यू कम या ज्यादा है, कितना हमारा एरर है। तो बच्चों ऐसे कंपेयर करेंगे। फॉर कंपेयरिंग मेक ए टेबल, वर्टिकल टेबल x वैल्यू ऑफ x, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन yx इक्वल टू 5/18 x इंटू 1 माइनस एक्स, एंड एग्जैक्ट सोल्यूशन yx इक्वल टू साइन एक्स बाय साइन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोग अपने मन से x की वैल्यू लिख देते हैं 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ठीक, कैलकुलेटर से ये वैल्यू बेटा इसमें पुट करो और यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल के रख दो। ठीक, अब इस x की वैल्यू के लिए एग्जैक्ट सोल्यूशन में x की जगह यहां पे लिख दोगे तो साइन 0.2 अपॉन साइन 1, तो साइन 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिए और साइन 0.2 की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, माइनस 0.2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन ये मिल जाएगा। फिर 0.4 पे, 0.6 पे, 0.8 पे, 1 पे निकाल लीजिएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये है आपकी कंपेयरिंग टेबल। ठीक, तो इतना प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में करना है। आई थिंक अंडरस्टैंड होगा आपको सबको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बाय रिट्ज मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स विथ y0 इक्वल टू y1 इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए रिट्ज मेथड से। ये सोल्यूशन हम लोगों को देखो, अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, और हम लोग इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं। जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स होती है, वेरिएबल टर्म भी आता है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन वो मेथड कुछ डिफिकल्ट मेथड रहते थे। उन मेथड को करने की बजाय अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए तो रिट्ज मेथड का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो सेम प्रोसेस इसमें सेम रहेगा बेटा, प्रोसेस सेम रहेगा। वहां पे क्या होता था, CFPI मेथड निकालते थे और वेरिएबल्स कोफिशिएंट होता था तो अलग मेथड होता था। यहां पर क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, रेले रिट्ज मेथड सेम रहता है। ठीक है, चलो अब यहां पर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो दी गई है, लेकिन अब यहां पे हमको आपको मैजिक फंक्शनल आपको लिखना पड़ेगा। और वो मैजिक फंक्शनल क्या होगा बेटा, ये होगा, देखो कैसे टर्म आ रहे हैं, y डबल डैश आ रहा है तो y डबल डैश का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका माइनस लेना पड़ेगा, माइनस y डैश स्क्वायर। ठीक, और ये टर्म बेटा इधर कर ले तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म हमको चाहिए एक्स स्क्वायर वाई का, तो इसका मतलब इस टर्म के लिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये टर्म होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होना चाहिए, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो देखिए पॉजिटिव टर्म लिखा है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये y डबल डैश का टर्म है पॉजिटिव में, तो देखिए लिखा है माइनस y डैश स्क्वायर का टर्म।
ठीक, तो ये मैजिक फंक्शनल है। तो जो मैंने आपको मैजिक फंक्शनल बताया था उसी में बस थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंज किया है, और चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आने लगा है इस कारण यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है। ओके, और ये फंक्शनल ऐसा है, अगर आपको लगता है कि सर हमने तो गलत फंक्शनल लिख दिया है तो आप तुरंत इस फंक्शनल पे यूलर्स इक्वेशन लगा दीजिए, और अगर यूलर्स इक्वेशन लगाने के बाद अपना ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ जाती है तो आपका ये फंक्शनल राइट है, हमारा मैजिक फंक्शनल सही काम कर रहा है। लेकिन अगर गड़बड़ आता है, कुछ प्लस माइनस का अंतर आता है, कुछ कांस्टेंट का अंतर आता है, तो उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको सेट कर लें, और सेट करने के बाद फिर से एक बार यूलर्स इक्वेशन लगा के चेक कर लें कि क्या यूलर्स इक्वेशन लगाने के बाद फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही हमारी ओरिजिनल वाली। अगर आ रही बस आगे बढ़ जाओ आप रेलेटिव्स मेथड से। इस क्वेश्चन का बेटा सोल्यूशन क्या आएगा, नोट कर लीजिए, वाई एक्स इक्वल टू 7/136 एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या यही है कि इससे कुछ चेंज है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यूजिंग रिट्स मेथड फाइंड एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। तो आपको इतना तो 100% अब दिमाग में सेट हो गया होगा कि रेले रिट्स मेथड से अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकलता है। यहाँ पे हम लोग यूलर्स इक्वेशन का नहीं यूज करते हैं, और ये हमारे डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जो यूलर्स इक्वेशन का यूज करके निकाले जाते हैं, वो एग्जैक्ट सोल्यूशन देते हैं। द प्रॉब्लम इज y डबल डैश माइनस वाई प्लस 4x e के पावर x इक्वल टू 0। देखिए ये अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे इजिली तो आपको सॉल्व नहीं होगी, या काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि 4x e के पावर x आया है। ठीक है, थोड़ा देर लगेगी बेटा करने में, हो तो जाएगा क्योंकि ये पीआई का वो काम करेगा, हो जाएगा, लेकिन ये पीआई का काम करेगा। ठीक है, रेलेटिव्स मेथड में बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। कंडीशन क्या है, y डैश 0 माइनस वाई 0 इक्वल टू 1 दिया गया है, और दूसरी कंडीशन दी गई y डैश 1 प्लस वाई 1 इक्वल टू माइनस ई। ठीक, तो इसका बेटा मैच करिए, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन y(x) इक्वल टू 0.58 प्लस 0.27x। ठीक, और यहां पर अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूंकि रेलेटिव्स मेथड में तो हमको फंक्शनल एफ की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो वो मैजिक फंक्शनल हमारा हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया है, वो एफ होगा 8x, x आ रहा है तो x, e के पावर x आ रहा है तो e के पावर x, और यहां पे y माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, जब इसको एक बार यूलर्स इक्वेशन इस पे लगाएंगे तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारा फंक्शनल इसमें इक्विवेलेंट है या इसके लिए काम करेगा, और रेले-रिट्ज मेथड का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों, रेले-रिट्ज मेथड कैसा लगा आपको? आई थिंक एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बेटा जो भी हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहा है यूट्यूब पे, तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीके सर का ये चैनल वीकेएम पॉइंट, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बना के लाते हैं, तो कमेंट और लाइक जरूर करिए। आपके साथ के आपके रिलेटिव्स में जो भी कोई अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है और उसको लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।